हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग की समावेशी शिक्षा की 6वीं क्लास है। मैंने आपको 5 क्लास करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 5 क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए जाके, और क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास भी बिल्कुल क्रम से लेते चलना है और नोट्स भी बनाते चलना है और रिवीजन भी करते चलना है, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। रिवीजन करने में आसानी रहेगी, एक जगह सब चीज़ें व्यवस्थित ढंग से लिखी रहेंगी। तो जो हम लोग को चैप्टर चल रहा था वो दूसरा चैप्टर चल रहा था, और इसमें क्या चल रहा था, मैंने आपको बालकों के बारे में बताया था कि जो बच्चे किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होती है तो उनको शिक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है। जो बच्चे किस तरीके से पिछड़ जाते हैं, जब उनकी कोई शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो बच्चे पिछड़ जाते हैं ना, धीमे गति से सीख पाते हैं। तो वो बच्चे सब क्यों, ऐसा होता है उनके साथ कि वो क्यों पिछड़ जाते हैं और किसका कितना इफेक्ट पड़ता है। वो जिस समाज में रहते हैं उसका कितना इफेक्ट पड़ता है, और जितने जिस फैमिली में रह रहे हैं उस फैमिली का उनके कितना इफेक्ट पड़ता है, ये सब मैंने आपको करा दिया था। तो आज लिए जानते हैं कि बच्चे जो पिछड़ जाते हैं तो वो पिछड़ेपन के भी क्या होते हैं, कारण होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पिछड़ेपन के कारण कौन से होते हैं और बच्चे कितने प्रकार से पिछड़ जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए हम लोग सिलेबस को अपने आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक का क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आप लोग नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए। तो जो हम लोग का टॉपिक है वो कि पिछड़ेपन के प्रकार, टाइप ऑफ बैकवर्ड। ठीक, यानी जो बच्चे होते तो पिछड़ जाते हैं। तो क्यों पिछड़ जाते हैं, तो पिछड़ेपन के 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, पिछड़ेपन के 2 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है वैयक्तिक। ठीक, यानी बच्चे क्या होता है, वैयक्तिक रूप से पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। किसको, व्यक्तिक को। ठीक, तो चलिए अब जानते हैं इंडिविजुअल होता है ये क्या होता है, यानी व्यक्ति क्या होता है, इसमें बच्चे किस प्रकार से पिछड़ जाते हैं। कह रहे हैं कि जहाँ किसी कक्षा में कुछ बच्चे पिछड़े हुए और कुछ पिछड़ेपन का कारण भी अलग अलग हो, वहाँ पिछड़ापन व्यक्तिक होता है। क्या कह रहे हैं, जहाँ किसी कक्षा में कुछ बच्चे पिछड़े हुए हैं। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि क्लास में सारे बच्चे क्या समान रहते हैं, सारे बच्चे नहीं समान रहते हैं। क्या होता है, कुछ बच्चे पिछड़े होते हैं। तो वही कह रहा है कि जहाँ किसी कक्षा में कुछ बच्चे पिछड़े हुए हैं और उनके पिछड़ेपन का कारण भी अलग अलग हो, वहाँ पिछड़ापन व्यक्तिक होता है। और जो पिछड़ेपन होते हैं तो सबका जो कारण होता है, यानी रीजन होता है, सबका अलग अलग होता है कि नहीं होता है। क्या सब में सेम प्रॉब्लम होती है, क्या नहीं होती है। सारे बच्चों में क्या होती है, प्रॉब्लम अलग अलग होती है, जिससे क्या होता है, बच्चे पिछड़ जाते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो दूसरा कोई रहा है वो कह रहा है सामूहिक पिछड़ापन। अब समूह में किस तरीके से बच्चे पिछड़ जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं जहाँ कक्षा में अधिकतर बच्चे पिछड़े हुए हों और उनके पिछड़ेपन के कारण भी समान ही हो, वहाँ सामूहिक पिछड़ापन कहलाता है। सामूहिक पिछड़ापन का मतलब क्या होता है, करके जहाँ कक्षा में अधिकतर बच्चे पिछड़े हुए हो, कक्षा में क्या हो, अधिकतर बच्चे, यानी ज़्यादा बच्चे पिछड़े हों और उनके पिछड़ेपन के कारण भी समान ही हो, तो वहाँ सामूहिक पिछड़ापन कहलाता है। वहाँ पे क्या हो, उनका कई सारे बच्चे पिछड़े हैं और जो रीजन है वो क्या सेम है। जैसे मान लीजिए कि क्लास में है काफ़ी बच्चे स्कूल ही नहीं आ रहे हैं, तो सबके पिछड़ने का रीज़न तो एक ही हुआ ना, ये बच्चे क्लास को अटेंड नहीं किया है, जिससे वो चीज़ों को क्या किया, अच्छी तरीके से सीख नहीं पाते। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबके पिछड़ने का एक ही कारण हुआ कि ना हुआ, कि क्या हुआ कि स्कूल नहीं आ पाए सब लोग टाइम से। अगर आते डेली क्लास अटेंड करते तो क्या होता, वो होता है कि नहीं होता। मान लो जब क्लास अटेंड करेंगे तो अच्छी शिक्षा भी सीख पाएंगे। तो वही कहा गया कि जहाँ कक्षा में अधिकतर बच्चे पिछड़े हुए हों और उनके पिछड़ेपन के कारण भी समान ही हो, वहाँ सामूहिक पिछड़ापन कहलाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं पिछड़ेपन की पहचान। चलिए अब जानते हैं पिछड़ेपन के पहचान के बारे में, कि जो पिछड़ापन होता है उसकी पहचान क्या होती है। तो पिछड़ेपन की पहचान 2 प्रकार से कर सकते हैं, यानी जो पिछड़ापन होता है तो इसके प्रकार कितने प्रकार से कर सकते हैं। जो पिछड़ेपन की पहचान होती है उसको हम लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला आता है निरीक्षण के द्वारा, दूसरा आता है परीक्षण के द्वारा। पिछड़ेपन की पहचान हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं, पिछड़ेपन की पहचान हम लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला आता है निरीक्षण के द्वारा और दूसरा आता है परीक्षण के द्वारा। तो चलिए जानते हैं ये निरीक्षण क्या होता है और दूसरा ये परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं।
पिछड़े बच्चों की विशेषताएं। जो पिछड़े बच्चे होते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। सीखने की धीमी गति। जो कोई भी चीज़ सीखेंगे तो क्या करते हैं, स्लो तरीके से सीखते हैं, मतलब जल्दी नहीं सीख पाते। दूसरा कह रहा है जीवन में निराशा का अनुभव। आज जब सीख नहीं पाएंगे तो इनका जीवन क्या होता है, निराश हो जाता है। तीसरा कह रहा है समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति। जो समाज की रिकॉर्डिंग कार्य ये नहीं कर पाते हैं। फिर चौथा कह रहा है व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, यानी जो इनका बिहेवियर होता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। मतलब तो एक आ गए कि व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति। जो पांचवा कह रहा है वो कह रहा है जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि। क्या कह रहे हैं कि जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि। इनकी जो जन्मजात योग्यताएं होती हैं तो उसको भी ये लोग क्या करते हैं, कम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि जो पिछड़े बच्चे होते हैं वो किस तरीके से पिछड़ जाते हैं और उनके पिछड़ने का कारण क्या होता है। ठीक, अब चलिए जो हम लोग जानते हैं बाल अपराध। ये बाल अपराध क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जब कोई बच्चा धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक या किसी प्रकार के सार्वजनिक नियमों को तोड़ता है तो उसे बाल अपराध कहते हैं। बच्चों में इन गलतियों का सुधार किया जा सकता है। क्या करेंगे, जब कोई बच्चा धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक या किसी प्रकार के सार्वजनिक नियमों को तोड़ता है, मतलब जब कोई बच्चा धार्मिक, मान लीजिए वो कोई हिंदू धर्म का है लेकिन वो जो मतलब हिंदू धर्म का है लेकिन वो क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है उस धर्म को। उस धर्म के क्या है, मतलब कि अलग है, वो को अपना मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हुआ, बच्चे खिलाफ हुआ ना अपने धर्म के। तो वही कह रहा है कि जो कह रहे हैं मतलब कि जब कोई बच्चा धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक या किसी प्रकार के सार्वजनिक नियमों को तोड़ता है, मतलब अपने समाज के जो नियम है उनके रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, राजनीतिक मतलब कुछ नेताओं के नियम नहीं होते हैं कि इस तरीके से चलना है उस तरीके से, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, उस नियम को नहीं मान रहा है। तो वही कहा गया कि जब कोई बच्चा धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक या किसी प्रकार के सार्वजनिक नियमों को तोड़ता है तो उसे बाल अपराध कहते हैं। बाल अपराध का मतलब क्या हुआ, बाल अपराध। बाल अपराध, आप लोग देखिए इसके शब्द में ही अर्थ मतलब छिपा हुआ है। बाल का मतलब हो गया बालक, अपराध मतलब ये है कि कोई जब गलत काम करता है तो उसको सजा दी जाती है, तो कहा जाता है अपराध। तो आप लोग इस शब्द से इसके आंसर को ढूंढने की कोशिश किया करिए कि शब्द में ये क्वेश्चन का आंसर भी छिपा होता है। तो वही कहा गया कि जब कोई बच्चा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या किसी प्रकार के सार्वजनिक नियमों को तोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, बाल अपराध कहते हैं। बच्चों में इन गलतियों का सुधार किया जा सकता है, लेकिन सुधार भी किया जा सकता है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। कोई गलती होती है तो उसको सुधारा भी जा सकता है। पेरेंट्स ही बच्चे को समझा सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, इसके बाद होता है कि नहीं होता है। तो वही कहा गया है कि इनको क्या किया जा सकता है, सुधार भी किया जा सकता है। अब चलिए जानते हैं अपराध। ये अपराध क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहे कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक या किसी प्रकार के सार्वजनिक नियमों को तोड़ा जाता है तो वो अपराध कहलाते हैं। क्या करेंगे, जब किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर, मतलब गलती से नहीं, जानबूझकर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या किसी प्रकार के सार्वजनिक नियमों को तोड़ा जाता है, यानी कोई भी व्यक्ति हो तो उसके द्वारा क्या जानबूझकर नियम को तोड़ा जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो अपराध कहलाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इन अपराधियों में सुधार की गुंजाइश कम होती है। क्या कह रहे हैं कि जो इन अपराधियों में सुधार की गुंजाइश कम होती है, ये लोग क्या करते हैं, सुधारते कम हैं। ठीक, जैसे सामाजिक अपराध, बलात्कार, चोरी, बेईमानी, ये तो इंसान की नीयत ही होती है। मान लीजिए तो आप लोग कितना भी प्रयास कर लो, अगर वो खुद से नहीं चाहेगा कि अब हमें चोरी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, आप लोग एक बार समझा दोगे लेकिन फिर क्या है, फिर उसका मूड खिसक गया मान लो तो फिर से वो करने लगेगा चोरी, बेईमानी। लेकिन कोशिश यही करिए कि आप लोग खुद इतने ईमानदार बनिए, मतलब बच्चे इतने ईमानदार खुद बने कि इन सब चीज़ों से क्या हो, बचे रहें। अगर कोई समझा रहा है, मान लो पहली बार नहीं पता है बच्चे को चोरी करना गलत है कि सही, लेकिन अगर एक बार उसने कर ली, पेरेंट्स हो या टीचर ने अगर उसे समझा दिया है कि ये गलत है तो फिर क्या करना है, बच्चों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर बताया गया है तो इसका मतलब है कि ये काम क्या है, गलत ही है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आता है राजनैतिक अपराध। ये राजनैतिक अपराध क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। राजनैतिक अपराध के अंदर आता है देशद्रोह, देश की सुरक्षा, षड्यंत्र। राजनैतिक अपराध का मतलब क्या होता है, देशद्रोह, मतलब देश के लिए, मतलब जब कोई चीज़ गलत होती है, देश की सुरक्षा, षड्यंत्र, जब कोई ये सब षड्यंत्र वगैरह रचे जाते हैं तो ये क्या हुआ, ये सब राजनैतिक अपराध हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बाल्यावस्था में अपराध। ये बाल्यावस्था में अपराध किस प्रकार से होता है इसके बारे में जानते हैं। चोरी करना, धोखाधड़ी, नशीले पदार्थ का सेवन, झगड़े या मारपीट करना, कामुकता, ये बाल्यावस्था के अपराध है। बाल्यावस्था की एज होती है ना, कहाँ से कहाँ तक की होती है, 6 से लेकर 12 साल तक की होती है। तो इस एज में बच्चा क्या करता है उसे नहीं पता है। चोरी करना, धोखाधड़ी, नशीले पदार्थ
पदार्थों का सेवन करना, झगड़े या मारपीट करना, कामुकता, क्योंकि उसे नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो एज ए टीचर आप लोग का, एज ए पेरेंट आप लोग क्या करना, अपने बच्चों को समझाना है। लेकिन अगर एक बार समझाने के बाद भी बच्चा नहीं मान रहा है तो कहीं ना कहीं फिर क्या है, बच्चे की भी गलती है। वो बच्चे की समाज में रह रहा है और किस उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो क्या है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। तो इस एज में बच्चा क्या करता है, बाल्यावस्था में ये सब करता है, चोरी करना, धोखाधड़ी, नशीले पदार्थों का सेवन, झगड़े या मारपीट करना, कामुकता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है बाल अपराध के कारण। ये जो बाल अपराध होता है तो इसके कारण क्या होते हैं, करें घरेलू परिस्थितियाँ, गलत संगति, दूषित वातावरण। यही घरेलू परिस्थितियाँ मतलब घर की सिचुएशन क्या है। मान लीजिए किसी पेरेंट ने नहीं देते उतना पैसा जितना बच्चा मांगता है तो फिर बच्चा क्या करता है, चोरी करता है। दूसरा कह रहा है गलत संगति। वही जो मैंने आपको बताया कि फ्रेंड सर्कल, बच्चे का फ्रेंड सर्कल क्या है, वो किन लोगों के साथ रह रहा है। फिर कह रहा है दूषित वातावरण की, बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, वहाँ की मतलब समाज किस तरीके की है। फिर चौथा कह रहा है स्कूल या घर का वातावरण सही ना होना, मतलब बच्चा जहाँ घर में रह रहा है तो वहाँ का वातावरण सही नहीं है, और जिस स्कूल में पढ़ रहा है तो वहाँ का वातावरण भी नहीं सही, इसलिए बच्चा क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। फिर पाँचवा कह रहा है बच्चों की इच्छाओं का दमन, यानी बच्चों की इच्छाओं का दमन, यानी उसने जो इच्छाएं पाल रखी है तो उसकी पूरी नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। फिर छठवा कह रहा है बच्चे पर अनावश्यक दबाव, बच्चों पर अनावश्यक दबाव, बच्चों पर क्या करना है, अनावश्यक दबाव भी नहीं डालना है। नहीं तो बच्चा क्या करता है, अपनी खुल की बात पेरेंट्स से बता नहीं पाता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो दोस्तों से बताता है जाके, फिर क्या होता है, चोरा मतलब चोरी करेंगे बच्चे, कहीं कुछ करेंगे। तो बच्चे पे ज़्यादा दबाव भी नहीं डालना है, इस तरीके से उससे बात करनी है कि बच्चा अपने खुल के बात तो बता सके। अब जो अगला टॉपिक आ रहा है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है बाल अपराध को रोकने के कारण, यानी जो बाल अपराध होता है तो इसको हम लोग किस प्रकार से रोक सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं अपराधियों की संगत से दूर रहें, यानी जो लोग क्या है, अपराधी हैं, मतलब जो लोग अच्छे नहीं है तो उनकी संगत से क्या है, बच्चे को दूर रखना है। दूसरा पॉइंट कह रहा है बच्चे की आवश्यकताओं पर ध्यान देना, यानी बच्चा क्या मतलब उसे चीज़ की ज़रूरत है और कितनी आवश्यक है तो उसको क्या करना है, उसको पेरेंट्स को दिलाना है, तो जिससे बच्चा क्या हो, इन सब चीज़ों से बचा रहे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है घर परिवार तथा समाज में बच्चे का आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी बच्चा जिस घर में रह रहा है, जिस परिवार में रह रहा है तथा जिस समाज में रह रहा है तो बच्चों की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी बच्चा को जो चीज़ आवश्यक है, मतलब जो चीज़ ज़रूरी है तो वहाँ पे क्या हो, मिले, तो जिससे बच्चा क्या हो, इन सब चीज़ों से बचा रहे। मतलब इन सब चीज़ों का मतलब यही, लड़ाई दंगा चोरी से बचा रहे। इसके बाद जो चौथा पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है परिवार के सदस्यों द्वारा स्नेहपूर्ण व्यवहार करना। स्नेहपूर्ण मतलब क्या होता है, प्यार से बात करना। किससे प्यार से बात करना, बच्चे से प्यार से बात करना। अगर पेरेंट्स अच्छे से बातचीत करेंगे परिवार से तो बच्चा क्या होगा, कभी भी मतलब बुरे रास्ते पे नहीं जाएगा। वो अच्छे से सोचेगा कि जब मेरे पेरेंट्स ही मेरे सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर मुझे क्या है, किसी की ज़रूरत है मतलब, तो वो क्या करेगा, बच्चा अच्छे तरीके से चलेगा। तो वही कहा गया कि परिवार के सदस्यों द्वारा स्नेहपूर्ण व्यवहार करना, यानी जो मतलब परिवार के सदस्य हैं तो उनको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, बातचीत करनी है। किससे करनी है, बच्चे से करनी है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है समस्यात्मक बच्चे, यानी जो प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन होते हैं, ये क्या होते हैं, समस्यात्मक। समस्यात्मक का मतलब ये निकल रहा है कि समस्या से घिरे हुए बच्चे होंगे, तब ये क्या होते हैं, समस्यात्मक बच्चे। इनके बारे में जानते हैं। करें ऐसे बच्चे जो परिवार, कक्षा एवं विद्यालय में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये बच्चे वातावरण के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं और इन बच्चों का व्यवहार भी अन्य बच्चों से अलग होता है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें समस्यात्मक बच्चे कहते हैं। तो शब्द में इसका अर्थ छिपा है, छिपा नहीं छिपा है, करें समस्यात्मक बच्चे तो मतलब ये समस्या से घिरे बच्चे हैं। तो कहा गया है वही कि ऐसे बच्चे जो परिवार, कक्षा एवं विद्यालय में अनेक प्रकार की क्या करते हैं, समस्याएं उत्पन्न करते हैं। परिवार में भी करते हैं और स्कूल में भी करते हैं, जाके क्लास में मतलब शोर मचाना, ये सब होता नहीं है पेरेंट्स से, तो लड़ना झगड़ना, जिद करना, नहीं हमको ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए। तो ये सब बच्चे क्या है, वही तो वे जो मतलब कि समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। तो कहा गया है ऐसे बच्चे जो परिवार, कक्षा एवं विद्यालय में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, ये बच्चे वातावरण के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं, मतलब कि इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं कि मतलब किस टाइम हमको क्या बात करनी है और किस टाइम हमको किस तरीके से रहना है। ठीक, तो इन बच्चों को क्या कहते हैं, इनका जो व्यवहार भी है वो अन्य बच्चों से क्या होता है, अलग होता है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, समस्यात्मक बच्चे कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो समस्यात्मक बच्चों के प्रकार क्या होते हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। ये बच्चे निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, चोरी करने वाले बच्चे। दूसरा, झूठ बोलने वाले बच्चे। तीसरे, क्रोध करने वाले बच्चे। और चौथा, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे। और जो पांचवा होते हैं वो होते हैं गृह कार्य न करने वाले बच्चे। और छठवां कह रहा है कक्षा में देर से आने वाले बच्चे। ये सब बच्चे क्या है, समस्या ही तो उत्पन्न कर रहे हैं, किसको, पेरेंट्स को भी परेशान करते हैं और कॉलेज स्कूल में जाके टीचर को भी। कौन कौन से बच्चे होते हैं, जो चोरी करते हैं चीज़ों को,
कितना भी समझाया जाए लेकिन वो नहीं मानते हैं, वो चोरी करते हैं। फिर दूसरा कह रहा है झूठ बोलने वाले बच्चे, एक तो चोरी भी कर लिया और ऊपर से क्या कर रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं कि नहीं मैंने किया ही नहीं है, मतलब मैंने चोरी की ही नहीं। फिर तीसरा कह रहा है क्रोध करने वाले बच्चे और ऊपर से क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, और जो ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है तो फिर क्या करते हैं, विद्यालय से भाग आते हैं किसी न किसी बहाना बना के। फिर पाँचवा कह रहा है गृह कार्य न करने वाले बच्चे, और जो टीचर कार्य देते हैं तो वो घर से करके नहीं ले जाते हैं। फिर छठवां कह रहा है कि कक्षा में देर से आने वाले बच्चे, और क्लास में क्या करते हैं, देर से आते हैं। तो ये सब बच्चे क्या हैं, समस्यात्मक बच्चे ही तो हैं। इसके बाद कह रहा है समस्यात्मक बच्चों के कारण, यानी जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं तो इनके कारण क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। अनुवांशिक कारण, दूसरा कह रहा है शारीरिक कारण, कम दिखाई देना, मतलब जो तीसरा कह रहा है संवेगात्मक कारण। संवेगात्मक कारण मतलब ये होता है चिड़चिड़ापन, बिस्तर गीला करना, मतलब होते नहीं कोई छोटे बच्चे सुसुस वगैरह जो होता है तो वहीं पे कर देते हैं बिस्तर में। फिर सामाजिक कारण, बुरी आदतें, टूटे संबंध, इन सबसे क्या होता है, बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। मतलब टूटे संबंध, मान लो किसी से दोस्ती यारी अच्छे तरीके से की, फिर उसके बीच में छूट गए, उसे नहीं इतना ज़्यादा समझ होती है कि क्या ये सब तो चलता ही रहता है, मतलब आना जाना लगा ही रहता है जीवन में, लेकिन बच्चे को इतना ज़्यादा नहीं पता होता है। वो क्या होता है, चीज़ों को वो डीपली लेता है इस एज में, बाल्यावस्था में। तो एक आ गया कि अनुवांशिक कारण का मतलब यही होता है कि माता पिता से क्या मिला बच्चों में, मतलब किस प्रकार के गुण मिले। शारीरिक कारण मतलब शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी। संवेगात्मक कारण को ये भी जो मैंने आपको बताया, जो इमोशंस होते हैं, चिड़चिड़ापन, बिस्तर गीला करना, रोना सुना, ये सब हमारे क्या इमोशंस ही तो हैं। सामाजिक कारण, बुरी आदतें, टूटे संबंध, ये सब होता है। इन सब के कारण क्या होता है, बच्चा समस्याओं से जूझ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा। अब एज ए टीचर आप लोग इन बच्चों को शिक्षा किस तरीके से देनी है, समस्यात्मक बच्चों को। माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम, सहयोगात्मक व्यवहार करना, यानी माता पिता को क्या करना है, पेरेंट्स को बच्चे से प्यार से बात करनी है, ठीक, मतलब कि और सहयोगात्मक व्यवहार करना। बच्चे को अकेलापन फील ना हो, बच्चे को क्या करना है, सहयोग करना है माता पिता को। दूसरा कह रहा है बच्चे को अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन करना, हुआ पुरस्कार देना। जो कार्य अच्छा हो तो टीचर को और माता पिता को क्या करना है, बच्चे को उस काम के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका जो तीसरा पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है मनोरंजन के उचित अवसर देना। इस हिसाब से करना कि बच्चा क्या हो, बोरिंग ना हो, मनोरंजन की चीज़ें भी प्रोवाइड करानी है। फिर चौथा पॉइंट कह रहा है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना है। नैतिक शिक्षा मतलब यही होता है मतलब कि बच्चों को क्या, नैतिकता के बारे में बताना। नैतिक शिक्षा मतलब कि बच्चे को नैतिक चीज़ों का मतलब यही होता है कि बच्चा क्या करे, अच्छी चीज़ों को सीख सके। तो बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, उनको समझाना कि क्या सही है क्या गलत है। पाँचवा कह रहा है बच्चों में आत्म अनुशासन की भावना विकसित करना। फिर छठवां कह रहा है पाठ्य से आगामी क्रियाओं का आयोजन करना, बच्चों में आत्म अनुशासन की भावना करना, यानी उसको अपने बारे में बताना है कि वो भी कुछ कर सकता है, डिमोटिवेट ना हो, ठीक। इन सब चीज़ों के बारे में क्या करना है, टीचर को अवगत कराना है। फिर छठवां कह रहा है पाठ्य से आगामी क्रियाओं का आयोजन करना, यानी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से क्या करना है, बच्चों को समझाना है बहुत अच्छी तरीके से। फिर जो 12वां पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे। कुछ लोग हैं जो शारीरिक रूप से प्रॉब्लम में होते हैं, उनके बारे में जानते हैं ये क्या होता है। कह रहे आंशिक रूप से अक्षम बच्चों की श्रेणी में दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक्बाधित एवं अस्तबाधित बच्चे आते हैं। ये जो आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे होते हैं, यानी जिनको शारीरिक रूप से प्रॉब्लम होती है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से बच्चे आएंगे, आंशिक रूप से अक्षम बच्चे की श्रेणी में आते हैं। जैसे दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक्बाधित एवं अस्तबाधित। दृष्टिबाधित जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता होगा, श्रवणबाधित जिनको सुनाई नहीं देता होगा, वाक दोष मतलब जो लोग अच्छी तरीके से बोल नहीं पातेंगे, और अस्तबाधित का मतलब होता है जिनके मतलब कि हड्डियों में प्रॉब्लम हो, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो छठवां है वो कह रहा है सृजनात्मक बच्चे, यानी क्रिएटिव चाइल्ड। ये क्या होते हैं, तो सृजनात्मकता का अर्थ होता है उत्पादकता, खोज, मौलिकता, नवीन खोज करने की शक्ति। वे बच्चे जो किसी के पीछे न चलकर अपनी एक नई राह बनाने की सोच को रखते हैं, उन्हें सृजनात्मक बच्चे कहते हैं। सृजनात्मक बच्चे क्या होते हैं, उत्पादक, खोज, मौलिकता, नवीन खोज करने की शक्ति। जो सृजनात्मक होते हैं बच्चे होते हैं, इनके अंदर क्या गुण पाया जाता है, उत्पादकता, खोज, मौलिकता, नवीन खोज करने की शक्ति। यानी जो मतलब ये सृजनात्मक बच्चे होते हैं, ये कोई भी चीज़ होती है, नई चीज़ होती है, उसको क्या करते हैं, खोजते हैं, ठीक। इनके माइंड में ऐसे मतलब माइंडसेट होता है इनका कि कोई भी चीज़ होगी तो ये बस सोचते रहते हैं कि इस चीज़ से क्या हम लोग बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत क्रिएटिव सोचते हैं, ठीक। तो वे बच्चे जो किसी के पीछे न चलकर अपनी एक नई राय बनाने की सोच रहे थे, वो किसी के पीछे नहीं भागते हैं, वो खुद से करने को सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक। उन्हें सृजनात्मक बच्चे कहते हैं। इन बच्चों को क्या कहते हैं, सृजनात्मक बच्चे कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
फिर कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करके उपयोगी वस्तुओं को बनाते हैं तथा नवीन विचार करके मस्तिष्क में आते रहते हैं, वो सृजनात्मक बच्चे कहलाते हैं। यही जो मैंने आपको बताया कि जो अनुपयोगी वस्तु होती है जिसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको मतलब जोड़ जाड़ के बना लेंगे, इस हिसाब से बना लेंगे इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकें, यूज कर सकें। ठीक, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे सृजनात्मक बच्चे कहलाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं सृजनात्मकता की प्रमुख तत्व। ये जो सृजनात्मकता होती है इसके प्रमुख तत्व क्या होते हैं। पहला कह रहा है मौलिकता, दूसरा कह रहा है प्रवाह क्षमता, तीसरा कह रहा है लचीलापन, चौथा कह रहा है विचार करने की समस्या क्षमता, और जो पांचवा कह रहा है वो कह रहा है समस्या की अनुभूति। यानी जो सृजनात्मकता होती है इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला आता है मौलिकता का, दूसरा आता है प्रवाह क्षमता का, और जो तीसरा आता है वो आता है लचीलापन का, और जो चौथा आता है वो आता है विस्तार की क्षमता, और जो पांचवा आता है वो आता है समस्या की अनुभूति। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है सृजनात्मक बच्चों की विशेषताएं। ये जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं तो इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ये बच्चे नए नए अनुभव प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं, ये अपने कार्य का मूल्यांकन पर ध्यान देते हैं और स्वयं करते हैं, दूसरे द्वारा किए गए मूल्यांकन पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं, खुद से चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वही मतलब क्या होगा, ठीक होगा, किसी के सहारे नहीं रहते हैं। तो वही कहा गया कि ये बच्चे नए नए अनुभव प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते हैं, मतलब कोई भी चीज़ सीखेंगे जब नहीं तो नए नए अनुभव मिलेंगे। तो वही कहा गया कि ये बच्चे नए नए अनुभव प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं, ये अपने कार्य का मूल्यांकन पर ध्यान नहीं देते हैं और क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। ये कोई भी कार्य होगा उसे क्या करते हैं, स्वयं करते हैं, दूसरे द्वारा किए गए मूल्यांकन पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई क्या कर रहा है इनको कोई मतलब उससे नहीं रहता। ये तीसरा पॉइंट कह रहा है ये बच्चे समाज द्वारा बनाए रीति रिवाजों और विचारों पर कम रुचि लेते हैं। ये क्या करते हैं, जो समाज द्वारा रीति रिवाज बनाए जाते हैं उन पर थोड़ा कम रुचि लेते हैं। जो चौथा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है सृजनात्मक बच्चों को समान व्यवसाय पसंद नहीं आते हैं, ये कुछ अलग करने को सोचते हैं। ठीक, ये जो बच्चे होते हैं। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है इन्हें ऐसे व्यवसाय पसंद होते हैं जो समान ना हो, जैसे लेखक, नृत्य, संगीत, पर्वतारोहण आदि। ये सब क्या करते हैं, जो ये बच्चे होते हैं कुछ अलग सोचते हैं, इन्हें समान चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो छठवां पॉइंट कह रहा है इन बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है, यानी ये लोग क्या होते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए जिज्ञासु बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे बच्चे संवेदनशील होते हैं और उनमें उच्च कल्पना शक्ति पाई जाती है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं यानी सेंसिटिव होते हैं और इनमें उच्च कल्पना शक्ति पाई जाती है। ये क्या करते हैं, किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मतलब सोचते हैं, विचारते हैं। अब समान बच्चों की मानसिक विभिन्नताएं ये क्या होती हैं। जो समान बच्चे होते हैं इनकी मानसिक जो भिन्नताएं होती हैं ये क्या होती हैं। समान बच्चों का IQ लेवल 90 से 100 के बीच में होता है और मानसिक भिन्नताओं का कारण वंशानुक्रम भी होता है और क्या होता है, वातावरण का प्रभाव होता है। वंशानुक्रम का मतलब ये होता है कि उनके माता पिता का जो माइंड का लेवल है वो क्या है, और वातावरण का प्रभाव कि बच्चे किस समाज में रह रहा है और किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है पोषण की मानसिक भिन्नता का आधार, यानी बच्चा किस हिसाब से खा पी रहा है, ठीक, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। मानसिक विकार व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होती है। जो मानसिक विकार होती है वो किस पर आधारित होती है, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होती है। मतलब व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार किस तरीके का, उसी हिसाब से उसके माइंड में भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे अच्छे तरीके से बात की तो आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचोगे, अगर वही आपके बारे में नेगेटिव बोल के चला गया तो फिर आप क्या होगा, नेगेटिव सोचोगे। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। जो हम लोग का दूसरा चैप्टर था वो यहाँ से क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक, अब जो हम लोग का अगला चैप्टर है वो कौन से स्टार्ट होगा, तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। जो तीसरा चैप्टर है वो है दृष्टिबाधित बच्चे, यानी दृष्टिबाधित बच्चे क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बता दिया है। तो आप लोग क्या करिए, चलिए मैं एक बार पुनः फिर से रिविजन करा दे रही हूँ। आप लोग क्या करिए, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स भी बनाते चलिए। आज की क्लास में मैंने आपको बताया पिछड़ेपन के कारण, यानी जो बच्चे होते हैं तो वो क्यों पिछड़ जाते हैं और उनका रीज़न क्या होता है। तो व्यक्तिगत सामूहिक पिछड़ापन ये सब होता है, इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे पिछड़ जाते हैं। फिर पिछड़े बच्चों की पहचान के बारे में बताया कि जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनकी पहचान हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया पिछड़े बच्चों की विशेषताओं के बारे में। फिर मैंने आपको बाल अपराध के बारे में बताया कि बाल अपराध क्या होता है। फिर मैंने आपको अपराध के बारे में बताया। फिर बाल्यावस्था में अपराध किस प्रकार से होता है, बाल्यावस्था के कारण क्या होते हैं, बाल्यावस्था को रोकने के कारण, बाल अपराध को रोकने के कारण ये क्या होते हैं, इनके बारे में बताया। फिर मैंने आपको समस्यात्मक बच्चे के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया समस्यात्मक
बच्चों के प्रकार क्या क्या होते हैं। फिर मैंने आपको समस्यात्मक बच्चों के कारण बताया। फिर मैंने आपको बताया समस्यात्मक बच्चों को हम लोग शिक्षा किस प्रकार से दे सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे क्या होते हैं। फिर मैंने आपको सृजनात्मक बच्चों के बारे में बताया। ये जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं। फिर मैंने आपको सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया सृजनात्मक बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया समान बच्चों की मानसिक विशेषताएं क्या होती हैं, ये सब मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स ही बना लिया होगा। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, बिल्कुल क्रम से पढ़ते चलिए, नहीं तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को जितना भी मेहनत कर लोगे उतना ही आप लोगों को आगे फ़ायदा रहेगा। नहीं तो फिर क्या, बेस छूट गया, अगर बेस ना मजबूत हुआ तो फिर चीज़ें क्या होती हैं, उस हिसाब से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग नीचे कमेंट करके बताया करिए, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग क्या करिए, जो अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।